हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसा कि मैं बोलती हूँ अपनी हर वीडियो में। तो देखिए, ये हमारा मॉक टेस्ट 5 है। इससे पहले हम 4 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। वहाँ से मैं आपको हर मॉक टेस्ट में, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आपको 30 क्वेश्चंस कराती हूँ, तो वो 30 क्वेश्चंस हम 4 बार कर चुके हैं। तो आज जो हमारा मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है। यहाँ पे भी हम आज 30 क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीडीपी से रिलेटेड रहेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी टेट एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखिए, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 ऑप्शन रहेंगे। क्वेश्चन क्या है अभी अभी हम जान लेते हैं। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या ठीक है इन तीन तीन बातों जहाँ पे आपको दिख रही होंगी कि सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑप्शन ये है। देखिए, जो सोशल फैक्टर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी, और साथ साथ कोग्निटिव डेवलपमेंट का भी वो इफेक्ट करता है। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है। सेकंड है, कोग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेटेड लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, क्या वो आसान बनाता है उसको, लैंग्वेज डेवलपमेंट को। ये पॉइंट ठीक है। थर्ड है, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर्स। कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है और कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है, क्या वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है ना, जो संज्ञानात्मक विकास जो होता है, वो भाषा विकास को बहुत ज़्यादा आसान बनाता है। देखिए, यदि हमारा कोग्निशन अच्छा होगा, हमारा माइंड अच्छा होगा, हमारे थॉट्स थिंकिंग यदि अच्छी है, तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, बच्चा जो सुनेगा, जो बच्चा बोलेगा, तो जो रियली डेवलपमेंट जो चलेगी लैंग्वेज की, वो बहुत ही ईजी वे में चलेगी। देखा हूँ, जो बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो ज़्यादा जल्दी से वो बातों को सुन लेते हैं, कैच करते हैं और सेम को रिपीट करते हैं। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो फैसिलिटेट करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट को। तो क्वेश्चन ए फर्स्ट का जो ऑप्शन भी है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एट विच एज कैन चिल्ड्रन एंगेज इन वर्ड प्ले एंड लाइक जोक्स एंड रिडल्स दैट इन्वॉल्व ए प्ले ऑन वर्ड्स। कि बच्चे किस आयु में खेल, शब्द खेल, वर्ड प्ले में भाग लेते हैं? और उस समय जो बच्चे होते हैं वो मजाक और पहेलियाँ भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या वो एज 12 एज में, या फिर 1 ईयर में, या फिर 7 ईयर में, या फिर 3 ईयर में? ये 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए, जो वर्ड प्ले बच्चा खेलता है वो खेलता है 7 ईयर के अप्रॉक्स, जो कि प्याजे जी के अकॉर्डिंग टू से 7 ईयर होती है ना, प्री ऑपरेशनल जो एज होते हैं, वो उसमें बच्चा वर्ड प्ले खेलता है और बच्चा पहेलियों में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है रिडल को सॉल्व करने में। तो सेकंड का जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा वो हमारा करेक्ट रहेगा, 7 ईयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म। कि एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, तो उनमें उसमें आपको सामान्य लक्षण क्या देखने को मिलेंगे? क्या उसमें सुपीरियर एबिलिटी रहेगी डिफ्रेंशिएटिंग फिक्शन फ्रॉम फैक्ट्स? क्या वो ऐसा कर पाएगा कि वो काल्पनिक और वास्तविकता को वो अलग अलग कर पाएगा, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होगी? सेकेंड, एडवांस सोशो इमोशनल रेसिप्रोसिटी। क्या उसमें सोशो जो इमोशनल जो एक परस्पर जो क्रिया होती है, जो एक एक्टिविटी होती है, क्या वो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी? थर्ड है, फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर उसमें होंगे, बार बार वो किसी चीज़ को दोहराएगा या बार बार वो रिपीटेटिंग बिहेवियर वो करेगा, रिकरिंग करेगा बिहेवियर को, सेम बिहेवियर को बार बार। फोर्थ है, हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे उसमें। कि जो बच्चा ऑटिज्म का शिकार है वो एक स्पेशल चाइल्ड होता है, तो उसमें ये बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर। कि वो एक काम को बार बार करेगा, एक काम को बार बार बोलेगा, एक बात को बार बार बोलेगा, बार बार वही रिपीटेटिव बिहेवियर वो करेगा, क्योंकि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। तो ये सिम्टम्स, ये एक बहुत ही कॉमन ये सिम्टम्स होते हैं जो बच्चा ऑटिज्म वाला होता है उसके। जो उसका बिहेवियर होता है वो स्टेबल नहीं रहता है, वो लगातार मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहेगा, बॉडी को मूवमेंट करता रहेगा,
जो उसकी बातें हैं वो भी लगातार मतलब वही दोहराता रहेगा, बार 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 एक बात को कहता रहेगा और एक काम को करता रहेगा। तो ये सारे भी लक्षण होते हैं एक ऑटिज्म वाले बच्चे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन सी है वो हमारा ठीक रहेगा बिल्कुल। फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, चाइल्ड डेवलप द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग्स। का जीन प्याजे की जो बच्चे जिस ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता किस अवस्था में विकसित करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए क्या वो सेंसरी मोटर स्टेज में या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। देखिए यहाँ पे लॉजिकली सोचने की बात हो रही है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में। मतलब कहने का क्या है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो आपके पास अभी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई आपसे सन के बारे में ही बात कर रहा है कि सन सन होता है भाई, ठीक है। तो जो बच्चा होगा उसको उस टाइम क्या पता वो बच्चा अंदर घर के अंदर बैठा हो, लेकिन वो फिर भी आपको बता देगा कि सन कैसा होता है, सन कैसे कलर का होता है, वो आपको उसके फीचर्स बता देगा। तो यह है किसी चीज़ के बारे में लॉजिकली सोचना, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में, जो ऑब्जेक्ट आपके सामने नहीं हो फिर भी वो उसके बारे में आपको बता देगा जो बच्चा होता है। और ये सब कब होता है, ये सब होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि होती है 7 से 11 ईयर्स के बीच में। 11 या 12 भी आप कह सकते हो इसको। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं वो तर्क रूप से बिल्कुल सोचने लग जाते हैं, उनके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो चीज़ के पास ना होते भी वो उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है हमारा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ए टीचर हु बिलीव इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन विल। कि एक जो है शिक्षक है जो कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो विश्वास रखता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में वो बिलीव करता है, तो वो क्या करता होगा अपनी क्लासरूम में। क्या वो अनकरेज करेगा रोट लर्निंग को, क्या वो रटने को प्रोत्साहित करेगा, फिर प्रोवाइड करेगा एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को, या फिर कंट्रोल करेगा क्लास को स्ट्रिक्टली, फिर फोकस करेगा ओनली टेक्स्ट बुक पे। तो देखिए तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, वो बच्चों को एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस देगा कि बच्चे खुद करके सीखें, बच्चे अपने आप लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे ले, अपने आप बच्चे लर्निंग करें। तो वो बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देगा कि बच्चे बिल्कुल फ्रीली होके इंडिपेंडेंट होके लर्निंग करेंगे, और जो कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए उनके माइंड में सेट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा, प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन। क्या मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का। ये अपने लास्ट वीडियो में भी हमने ये सब क्वेश्चन किए हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए डाल रही हूँ ताकि सेम क्वेश्चन, सेम तो नहीं है, चेंज आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। जो सेम क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि ये बाय मिस्टेक सेम क्वेश्चन आ गया, बट ये क्वेश्चन सेम नहीं है, हर क्वेश्चन आपको चेंज मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर कराना चाह रही हूँ धीरे धीरे करके, ताकि एक क्वेश्चन के बारे में आप थोड़ा सा बार बार आप उसको रिपीट करोगे तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन सेट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो देखिए ये क्या होती है, क्या ये एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ओनली, का जो विकलांग बच्चे हैं क्या सिर्फ उनके लिए शिक्षा होती है ये, या फिर सेपरेट एजुकेशन फॉर गिफ्टेड एंड स्पेशल चिल्ड्रंस, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जो विशेष बच्चे हैं क्या उनके लिए ये एक अलग से शिक्षा होती है, या फिर एजुकेशन फॉर द ऑल चिल्ड्रन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, जो सभी बच्चों के लिए शिक्षा है बिना किसी भेदभाव के। फोर्थ है एजुकेशन ओनली फॉर रूरल एरियाज, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ये शिक्षा दी जाती है। तो देखिए यहाँ से आपको स्पेसिफाई हो गया होगा आंसर क्या होगा, क्योंकि यदि बात करते हैं हम समावेश शिक्षा की तो मतलब क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक स्थान पर शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, यही होती है समावेशी शिक्षा। कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, एक ही प्लेस पे, चाहे कोई बच्चा गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो किसी भी कल्चर से हो, सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भूल के सबको इकट्ठा बिठा के पढ़ाया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन में।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, एजुकेशन फॉर द ऑल चिल्ड्रंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, द मेन रोल ऑफ द टीचर इन द लर्निंग प्रोसेस इज, मेन रोल क्या होता है एक टीचर का अधिगम प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में। तो देखिए, क्या टू कंट्रोल बिहेवियर, क्या वो बच्चों के व्यवहार को कंट्रोल में करेगा टीचर। टू फैसिलिटेट लर्निंग, क्या वो लर्निंग को आसान बनाएगा। टू टेस्ट मेमोरी, का बच्चों की मेमोरी का टेस्ट लेंगे। या टू गिव हैंड होमवर्क, क्या बच्चों को होमवर्क देंगे। तो देखिए, जो लर्निंग प्रोसेस की बात होती है तो उसमें टीचर बनेगा एक फैसिलेट, एक गाइड बनेगा, एक डायरेक्टर बनेगा। वो डायरेक्शन देगा बच्चों को, उसको उनके टीचिंग को आसान बनाएगा, उसको सरल बनाएगा, ताकि ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके, बच्चों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। इसलिए जो टीचर होता है वो फैसिलेट होता है, फैसिलेट करता है लर्निंग को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम नॉन टू अननोन इज बेस्ड ऑन, ज्ञात से अज्ञात की ओर का जो सिद्धांत है वो इनमें से किस पर आधारित है। क्या वो प्रेरणा का सिद्धांत है, या वो अधिगम का सिद्धांत है, या वो शिक्षण के सिद्धांत है, या वो विकास के सिद्धांत है। तो देखिए, जो ज्ञात से अज्ञात की तरफ जो सिद्धांत होता है वो है थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का सिद्धांत। देखिए, जो टीचर होता है वो बच्चों को सबसे पहले ऐसा सिखाता है जो बच्चों को पता होता है, जो बच्चों को नॉन में होता है, फिर वो अननोन की तरफ जाता है। क्योंकि यदि टीचर सबसे पहले बच्चों को अननोन बताएगा तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं पड़ेगा, बच्चों को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। कि सिंपल भाषा में यदि हम बोले तो बच्चों को वहाँ से स्टार्ट किया जाए कि जहाँ से बच्चों को थोड़ा बहुत पता हो। तो ये है थ्योरी ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द टर्म इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू, व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं उस शब्द का क्या अर्थ है। क्या वो डिफरेंस है अमंग इंडिविजुअल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियर, क्या व्यक्तियों के बीच वो अधिगम और व्यवहार के संबंध में अंतर है, या फिर वो डिफरेंस है अमंग स्पीसीज के बीच में, या वो जेंडर डिफरेंसेस हैं, या डिफरेंसेस है बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर डी, सी और बी है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो बिल्कुल ठीक है, डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियर। डिफरेंस कब आता है इंडिविजुअल्स में, जब उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें और जो बिहेवियर है उसमें। तो हम इसी डिफरेंस को लेकर चलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। तो 9 का जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। रेनफोर्समेंट इन लर्निंग मीन्स, रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है। क्या बच्चे को पनिशमेंट देना होता है, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्सेज को बढ़ाना होता है, फॉरगेटिंग रॉन्ग आंसर को भूल जाना, या फिर रिवार्डिंग ऑल इक्वल्स, सभी को समान रूप से रिवार्ड देना, उनको प्राइज़ देना। तो देखिए, रेनफोर्समेंट होता है इंक्रीज करना स्ट्रेंथन ऑफ रिस्पॉन्स, कि जो बच्चे ने रिस्पॉन्स किया है उसको मजबूत करना, उसको स्ट्रेंथ देना, उसको स्ट्रॉन्ग करना। देखिए, जज मान लीजिए बच्चे ने, आपने कुछ क्वेश्चन पुट, जो टीचर है उसने कुछ क्वेश्चन पुटअप किया, देन बच्चे ने उसका आंसर किया। तो बच्चे ने आंसर यदि करेक्ट दिया है तो टीचर उसको प्रेज करेगा, गुड, वेरी गुड, टीचर उसको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो जब यहाँ पे जो टीचर है वो उसके रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथ कर रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ताकि बच्चा नेक्स्ट टाइम भी रिस्पॉन्स को और अच्छा दे, ठीक दे, और बच्चा उसके लिए मोटिवेट रहे। तो इसी को कहते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग में, जो रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथ करना, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना, उसको इनक्रीज करना, बच्चे को मोटिवेट करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है हमारा, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, लर्निंग ऑक्योर इन, लर्निंग कहाँ होती है वाइगोत्स्की जी के अनुसार। क्या वो ट्रायल एंड एरर में होती है, या प्री ऑपरेशन स्टेज में होती है, या सेंसरी मोटर में होती है, फिर दोनों प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में होती है। देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, दोनों प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
जो सेंसरी मोटर और जो प्री ऑपरेटिव स्टेज है ये दोनों तो जीन पियाजे जी की हैं, तो ये तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती। और जो ट्रायल और भूर का प्रयास है ये भी SR थ्योरी है, ये भी वाइगोस्की जी की नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही बचता है, दोनों प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि पियाजे जी ने बताया था कि ZPD क्या होता है। ZPD कंसेप्ट है इनकी थ्योरी में, जो कि लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बताते हैं कि लर्निंग कैसे होती है, इसके बारे में आपसे बहुत बार बात कर चुकी हूँ। फिर मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो हम सीखना चाहते हैं और जो हम किसी की हेल्प से सीखते हैं के बीच में जो डिफरेंस होता है कि हम कर लेंगे, वही होता है दोनों प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के पास बिल्कुल पहुंचने का जो जोन होता है ना, वही होता है दोनों प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन शॉर्ट हम इसको करेंगे ZPD। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, ZPD। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग का यहाँ पे सबसे अच्छा अर्थ क्या है? टेम्परेरी चेंज करना, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ओनली, केवल ज्ञान को बढ़ाना, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों को रटना, मेमोराइज करना, चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, या अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में चेंज लाना। तो देखिए, लर्निंग जो होता है वो होता है एक परमानेंट चेंज आ जाए हमारे बिहेवियर में, अपने एक्सपीरियंस से खुद हम चेंज लेके आए अपने बिहेवियर में, तो यही होती है लर्निंग। जो टेम्परेरी चेंज होता है उसको लर्निंग नहीं कहा जाता है। सिर्फ ज्ञान लेना, सिर्फ नॉलेज इकट्ठी करना भी लर्निंग नहीं है। और तथ्य को रटना भी, फैक्ट्स को रटना, उसको रटाफिकेशन करना भी लर्निंग नहीं है। चेंज करना बिहेवियर में अपने एक्सपीरियंस से, दैट इज लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे गलत मार्क हो गया, ये 13 क्वेश्चन है ये। दिस इज 13 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द होवर्ड गार्डनर, इंटेलिजेंस इज, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इंटेलिजेंस क्या है? क्या वो सिंगल है या मेजरेबल है? सेकंड है मल्टीपल है एंड डायनेमिक है, फिक्स होती है एट बर्थ पे, या ओनली एकेडमिक होती है? तो देखिए, इनके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस होती है वो मल्टीपल और डायनेमिक होती है। इन्होंने टोटल 9 टाइप्स बताए थे इन्होंने इंटेलिजेंस के, और इन्होंने कहा था कि डायनेमिक है, इनमें चेंज भी हम कर सकते हैं, ऐसा कि नहीं कि सिर्फ ये 9 ही होंगी, और भी हो सकती हैं। तो इन्होंने यही माना था कि जो इंटेलिजेंस होती है वो मल्टीपल होती है और ये डायनेमिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन गार्डनर थ्योरी। कौन सा ऐसे बुद्धि है जो कि इनमें से गार्डनर की सिद्धांत के अनुसार नहीं है, जो कि उन्होंने बताई थी। इन टोटल 9 बुद्धि बताई थी इन्होंने, उसमें से यहाँ पे एक नहीं है, नहीं बताना है, कंसल्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, इन्होंने संगीतात्मक बुद्धि इन्होंने बताई थी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, स्पैटल इंटेलिजेंस भी इन्होंने बताई थी, और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस भी इन्होंने बताई थी। इन्होंने जो नहीं बताई वो थी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे हमारा ये वाला ठीक है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी बुद्धि बताई है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, और भी मतलब है, इनकी टोटल 9 है। तो इन्होंने यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे, इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू हैंडल स्लो लर्नर्स। जो स्लो लर्नर जो बच्चे होते हैं, जो धीमी गति से सीखते हैं, उनके लिए यहाँ पे कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा उन बच्चों को हैंडल करने के लिए? पनिश देम, उनको दंड देना, इग्नोर देम, इग्नोर करेंगे, प्रोवाइड रिमीडियल टीचिंग, या फिर कंपेयर विद टॉपर्स। तो देखिए, ऑप्शन सी ही बिल्कुल ठीक है, बाकी तो सारे ऑप्शंस नेगेटिव हैं, नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है कि उनको प्रॉब्लम क्या है, उनकी बात को, प्रॉब्लम को समझे, देन उनको रिमीडियल टीचिंग दे, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको दे, उनकी हेल्प करें उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। तो डेट इज़ रिमीडियल टीचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे, प्रोवाइड रिमीडियल टीचिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न इज।
यदि बच्चों को हमको सीखने के लिए मोटिवेट करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होगी? गिविंग पनिशमेंट? नहीं। लिंकिंग लर्निंग विद देयर इंटरेस्ट, ये हो सकता है, और ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड है मेकिंग देम कम्पीट, और फोर्थ है गिविंग फ्रीक्वेंट टेस्ट। नहीं। ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, कि लिंकिंग लर्निंग विद देयर इंटरेस्ट। देखिए लर्निंग बच्चे में करने का बच्चे में इंटरेस्ट है, देन लर्निंग बच्चा करना चाहता है और साथ में उसका इंटरेस्ट भी यदि ऐड हो जाता है, तो जो जो जिस लेवल की जो बच्चा लर्निंग करेगा, जो बच्चे का एम होगा, वो वहाँ तक डेफिनेटली वो उसको हिट करके ही मानेगा, उसको पाकर ही मानेगा। क्योंकि यदि बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, यदि वो इनरिच कर दिया टीचर ने, उसके इंटरेस्ट साथ उसको कनेक्ट कर दिया, तो जो बच्चा है वो सुपीरियर बन के निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा हमारे लिए, लिंकिंग लर्निंग विद देयर इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए चाइल्ड मेक्स ए मिस्टेक वाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, द टीचर शुड। बच्चा एक गलती कर रहा है जो प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, तो इस टाइम पे टीचर को क्या करना चाहिए? पनिश द चाइल्ड? नहीं। स्कोल्ड द चाइल्ड? नहीं। इग्नोर द चाइल्ड? नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है, ट्रीट द मिस्टेक एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। बच्चा जो गलतियाँ कर रहा है उसको एक अपॉर्चुनिटी के जैसे ले, कि जो बच्चा सीख रहा है, गलती तो वही बच्चा करेगा ना, एटलीस्ट बच्चा सीख तो रहा है। टीचर ये बात सोचे कि बच्चा सीख तो रहा है, जो गलतियाँ करता है वही तो सीखता है ना, तो उन गलतियों को एक एज ए अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मान के टीचर ले और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे, ट्रीट द मिस्टेक एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, द कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग वॉज गिवन बाय, जो खोज आधारित जो अधिगम है उसकी अवधारणा किसने दी थी? ब्रूनर ने, स्कीनर ने, पावलव ने, या बांडोरा ने? तो देखिए ये दी थी ब्रूनर ने। जो ब्रूनर थे उन्होंने दी थी खोज डिस्कवरी लर्निंग। उन्होंने कहा था कि बच्चा जो होता है वो खोज करके अपने आप सीख लेता है। बच्चे को टॉपिक ऐसे दे कि बच्चा खुद से डिस्कवर करे, बच्चा खुद से एक्सप्लोर करे, तो जो बच्चा खुद से करके सीखेगा ना वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है बच्चे के लिए, और वो बच्चे के माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, ब्रूनर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, लर्निंग टेक प्लेस इफेक्टिवली व्हेन। लर्निंग टेक प्लेस इफेक्टिव कब करेगी, अधिगम जो होगा वो प्रभावी कब होगा? जब जब जो लर्नर है वो क्या वो पैसिव हो, या लर्नर इज़ एक्टिव एंड इंटरेस्टेड, जब लर्नर हो, जो लर्नर है वो एक्टिव रहे और इंटरेस्टेड रहे, या टीचर डोमिनेंट्स हो, जब शिक्षक हावी हो जाए सब पे, और एनवायरनमेंट इज स्ट्रिक्ट, जब एनवायरनमेंट स्ट्रिक्ट हो। तो देखिए जो लर्निंग इफेक्टिवली जब होगी जब जो लर्नर जो सीखने वाला है वो एक्टिव हो और वो इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए। तो जो लर्निंग होगी वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी, बहुत ही सक्सेसफुल होगी और एक अच्छे लेवल की लर्निंग होगी। तो लर्नर इज मस्ट बी एक्टिव एंड इंटरेस्टेड फॉर द लर्निंग। तो जो लर्निंग होगी वो एक बहुत ही अच्छी और सक्सेसफुल लर्निंग मानी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ठीक रहेगा, लर्नर इज एक्टिव एंड इंटरेस्टेड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 इज ए टीचर यूजेस ग्रुप डिस्कशन मेथड इन क्लास। एक टीचर यूज़ करता है क्लास में ग्रुप डिस्कशन मेथड्स को। दिस मेथड प्रोवाइड, तो ये मेथड है ये क्या प्रमोट करेगा, यहाँ पे किसको बढ़ावा दे रहा है? क्या वो कंपटीशन को बढ़ावा दे रहा है यहाँ पे, प्रतिस्पर्धा को, इंडिविजुअल वर्क ओनली, या साइलेंस एंड ओबीडेंस, या कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन? तो देखिए यदि बात जब ग्रुप डिस्कशन पे आ जाती है तो कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। बच्चा सहयोग करेगा एक दूसरे का और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, बच्चा आपस में अपनी बातों को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम को सोल्व करते चले जाएंगे। बच्चे बातों बातों में बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि हमारी प्रॉब्लम कब सोल्व हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा, कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक क्लासरूम। एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम है तो उसकी यहाँ पे क्या विशेषता होगी। वन वे कम्युनिकेशन रहेगा, क्या सिर्फ वहाँ पे टीचर टीचर बोलेगा। सेकंड, टीचर डोमिनेंस रहेगा, सिर्फ टीचर की ही यहाँ पे प्रभुता रहेगी, प्रभुता रहेगा। या स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड डायलॉग, बच्चे यहाँ पे अपनी पार्टिसिपेशन दिखाएंगे और संवाद करेंगे। या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ओनली, नहीं ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा और फर्स्ट सेकंड भी नहीं होंगे। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होगा यहाँ पे और बच्चे आपस में कम्युनिकेशन करेंगे और एक एक्टिव क्लासरूम बनेगी, इनरिच क्लासरूम बनेगी। 21 का सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है हमारा, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड डायलॉग्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ए टीचर प्रेज ए स्टूडेंट फॉर गिविंग ए करेक्ट आंसर, दिस एन एग्जाम्पल ऑफ। टीचर प्रेज कर रहा है एक बच्चे को क्वेश्चन का आंसर देने के बाद, तो ये क्या है, क्या ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट है या पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है या पनिशमेंट है या एक्सटेंशन है। तो देखिए दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है ये। कि बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, करेक्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, देन टीचर उसको रेनफोर्समेंट दे रहा है, पुनर्बलन दे रहा है, तो उसको कहेंगे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, कि यहाँ पे पॉजिटिव काम किया जा रहा है, इसी वजह से उसको कहेंगे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। तो क्वेश्चन नंबर 22 को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज मेनली अफेक्टेड बाय। जो इमोशनल जो डेवलपमेंट है बच्चे की, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट का, हेरिडिटी ओनली, या फिजिकल ग्रोथ ओनली, या फिर इंटेलिजेंस। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा बच्चे की फैमिली का और उसके सोशल एनवायरनमेंट का। जब बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो वो तो उसकी फैमिली से ही होती है। सेकंड उसका सोशल एनवायरनमेंट, कि बच्चा आसपास में कहाँ खेल रहा है, बच्चा अपने स्कूल में कैसा, मतलब उसका इमोशनल डेवलपमेंट कैसी इम्पैक्ट तो नहीं हो रही है। तो सबसे ज़्यादा इमोशनल डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है, वो पड़ता है फैमिली का और सोशल एनवायरनमेंट का। तो इसलिए जो अपना जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो बहुत ही इनरिच होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बड़ों को भी ये होना चाहिए कि बच्चों के सामने ऐसी वैसी बातें ना करें, ताकि बच्चों का जो इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब ना हो और बच्चे एक अच्छा इमोशनली बच्चे की हेल्थ चले और बच्चा अच्छे से अपने डेवलपमेंट को आगे लेता हुआ चले। तो 23 का ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी ऑफ ए चाइल्ड इज। क्या यहाँ पे सबसे बेस्ट इमोशनल मैच्योरिटी बच्चे की यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, बीइंग वेरी शाई, बहुत ज़्यादा शाई होना, नहीं। एक्सप्रेसिंग एंगर फ्रीक्वेंटली, बार बार गुस्सा दिखाना, नहीं। बीइंग डिपेंडेंट, निर्भर रहना, नहीं। कंट्रोल ओवर इमोशंस, ये हुई बात इमोशनल मैच्योरिटी की। यदि बच्चा अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को यहाँ पे दिखा रहा है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, डैट मीन्स कि बच्चा इमोशनली मैच्योर हो गया है। मान लीजिए कोई स्टेज परफॉर्मेंस थी, बच्चा बीच में कुछ भूल जाता है वहाँ पे, तो उस टाइम पे बच्चे को क्या हो कि वो थोड़ा सा रिकैप करे, थोड़ा सा ब्रेक ले, ज़रा सा दोबारा से स्टार्ट करे, ना कि वो वहाँ पे खड़ा होकर रोने लग जाए। दैट मीन्स क्या है कि वो इमोशनली मैच्योर वो बच्चा नहीं, यदि वो रोने लग गया तो। और मैच्योरिटी उसकी वही है कि थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए वो थोड़ा ब्रेक ले और दोबारा से वो स्टार्ट करे, तो डैट इज़ इमोशनली मैच्योरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन। लर्निंग इफेक्टिव कब होगी, इट इज़ लिंक्ड टू रियल लाइफ, जब उसको रियल लाइफ के साथ इसको लिंक कर दिया जाए। इट इज़ डन बाय फोर्स, इसको जबरन कराया जाए, नहीं। इट इज़ ओनली थ्योरेटिकल, या केवल थ्योरेटिकल होनी चाहिए, सिर्फ बस बच्चों को सिर्फ बुक पढ़ाई जाए, नहीं, ऐसा नहीं। इस मैकेनिकल भी नहीं हो सकती है। लर्निंग इफेक्टिव जब होगी जब हम उसको लिंक कर देंगे हमारे रियल लाइफ के साथ, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। यदि जो हम हमारे रियल लाइफ में चला हुआ है, टीचर उसी के एग्जाम्पल बच्चे को दे, तो बच्चे की जो लर्निंग होगी वो एक अच्छे लेवल की होगी और बच्चा इजीली उसको सीख जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, पीयर ग्रुप प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन। पीयर ग्रुप जो होता है बच्चों का, जो सहकर्मी समूह जो होता है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें,
कोग्निटिव डिक्लाइन में, फिजिकल ग्रोथ में, इमोशनल डिग्रेशन में या सोशल डेवलपमेंट में। तो देखिए जो पीयर ग्रुप जो होता है वो सोशल डेवलपमेंट में अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसमें एक फैक्टर ही पीयर ग्रुप भी होता है उसके लिए, क्योंकि हम बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अपनी पीयर ग्रुप के साथ प्ले करते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, तो उससे बच्चे के सोशल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यदि पीयर ग्रुप अच्छा है तो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट जो होगी वो अच्छी होगी, और यदि वो ठीक नहीं है तो सोशल डेवलपमेंट भी वहाँ पे इम्पैक्ट होएगी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए बच्चे का जो पीयर ग्रुप है वो एक अच्छा पीयर ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। कौन से एक टीचर की यहाँ पे गुड क्वालिटी नहीं है? पेशेंस के बच्चे टीचर में धैर्य नहीं होना चाहिए, एम्पैथी नहीं होनी चाहिए, या पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, या कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कौन सा एक नहीं है। तो देखिए पार्शियलिटी यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा कि टीचर में ये वाला गुण नहीं होना चाहिए। टीचर पार्शियलिटी नहीं करेगा चाहे वो किसी भी बच्चे के साथ क्यों ना हो, कि जो एक पक्षपात जो बिहेवियर है वो टीचर के लिए तो बना ही नहीं है। टीचर तो हर बच्चे को बिल्कुल सेम नज़रिए से देखता है और उसको वैसे ही ट्रीट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पार्शियलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द टीचर शुड एवेल्युएट स्टूडेंट्स टू। तो शिक्षक है वो छात्रों का मूल्यांकन करता है, क्यों? नो देयर प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव टीचिंग, रैंक दैम उनको रैंक देने के लिए नहीं, कंपेयर दैम तुलना करने के लिए नहीं, पनिश दैम नहीं। नो देयर प्रोग्रेस पे ध्यान देने के लिए और अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए कि बच्चों की क्या प्रोग्रेस है, क्या उनको डिफ़िकल्टी आ रही है और मैं कैसे अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करूं। तो ये सब एक टीचर इसलिए ही बच्चों का मूल्यांकन करता है ताकि वो मूल्यांकन के ज़रिए अपनी टीचिंग प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में की कमियों को जान सके और उनको इम्प्रूव कर सके। तो 28 का ए बिल्कुल ठीक है, नो देयर प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव टीचिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर टू फिट न्यू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। जीन पियाजे जी के अनुसार जो नए अनुभव है उनके अनुसार बनी पहले से एक उनके माइंड में एक जो मेंटल स्ट्रक्चर बन जाता है उसमें किसी एक नई चीज़ को फिट करना, न्यू एक्सपीरियंस को फिट करना, इसको क्या कहेंगे? तो देखिए इसको कहा जाता है अकोमोडेशन, अनुकूलन। मान लीजिए आपके माइंड में पहले से एक बात सेट है कि यदि बिल्ली रास्ता काट गई तो काम बिगड़ जाएगा। यह आपके माइंड में पहले से बनी हुई एक मानसिक संरचना है, ठीक है, आपने मान लिया। लेकिन आपके टीचर ने बताया, आपके फ्रेंड्स ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी ने आपको अपने एग्जाम्पल बताया कि ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ भी हुआ था पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो गया था। तो एक नया अनुभव आया तो आपने अपने उसको अपने माइंड में फिट करने के लिए पहले से बने जो मानसिक मेंटल स्ट्रक्चर उसमें आपने फिट करने के लिए एक जो प्रक्रिया आपने प्रोसेस का यूज़ किया, तो वही है अकोमोडेशन, अनुकूलन। आपने उसको अपने माइंड में अनुकूलन किया कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सोच गलत होगी, मेरी जो मेंटल में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो गलत होगा। तो यही है अकोमोडेशन। तो 29 का भी बिल्कुल ठीक है हमारा अकोमोडेशन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, वाइगोत्स्की मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO रेफर्स टू। अधिक ज्ञानवान अन्य का तात्पर्य क्या है वाइगोत्स्की जी के अनुसार? ओनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ओनली नहीं, ओनली टीचर्स नहीं, ओनली पेरेंट्स नहीं। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, टीचर, पीयर और अडल्ट हु हेल्प द लर्नर। कि ऐसा बड़ा आदमी जिसको ज़्यादा नॉलेज हो हमसे, उसमें हमारा टीचर भी हो सकता है, हमारा कोई पीयर, हमारा कोई सहपाठी साथी और कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई पेरेंट्स भी हो सकता है जो कि सीखने वाले की सहायता करेगा, उसको उसकी हेल्प करेगा उसकी लर्निंग के लिए। तो उसको ही कहेंगे MKO मोर नॉलेजेबल अदर, वाइगोत्स्की जी के अनुसार। तो यहाँ पे 30 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो आज ये किए हमने टोटल 30 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे और आप अच्छे से इनके ऑप्शंस देखते हुए आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे होंगे और आप अपने आंसर भी मार्क कर रहे होंगे।
आपने इन टोटल 30 में से कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये आज हमने किया, आज 5th मॉक टेस्ट, और ऐसे ही हम मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट रखेंगे अल्टरनेट डे में। तो यहाँ से आपकी CDP की अच्छे से प्रिपरेशन करा रही हूँ मैं अपनी तरफ से। साथ साथ जो थ्योरी सीरीज चली हुई थी वो मैं आपको लिंक दे दूँगी यहाँ पे इन वीडियोज़ में। वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे स्टार्ट किया है उसको, ताकि मैं दोनों चैनलों को एक साथ यहाँ पे ला पाऊँ और अच्छे से दोनों चैनलों को मैं रन कर सकूँ। इसलिए तो मैं उसके लिए उसका लिंक आपको यहाँ पे दे दूँगी इस वीडियो में। तो यहाँ वहाँ पे जाके आप देख सकते हो थ्योरी सीरीज़ को। तो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मॉक टेस्ट 6 के साथ। जब तक पढ़ते रहिएगा, अपने पेपर की तैयारी करते रहिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, थैंक यू।